कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एलिसन नामक एक सोल्जर की है जो भटकते हुए एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां पर एक नन यानी एंजेला पहले से ही अपनी जान बचाकर रह रही होती है। लेकिन एलिसन जब इस नन को देखता है तो उससे पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों किस तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलते हैं, यही आज हम देखने वाले हैं। एलिसन नाम का सोल्जर एक लाइफ बोट के अंदर बैठा हुआ है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन उसने किसी तरह खुद को जिंदा रखा हुआ है। उसे पता है कि कहीं ना कहीं उसे मदद मिलने वाली है। वह कई दिनों से इस बोट पर सफर कर रहा है, लेकिन आज जाकर उसे अपने सामने एक टापू दिखाई देता है। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वह बोट से उतरकर उसे किनारे पर लगा देता है। लेकिन एलिसन को अभी भी यह डर था कि कहीं इस टापू पर दुश्मन तो नहीं है, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर एलिसन को एक चर्च दिखाई देता है। चर्च को देखकर वह सोचने लगता है कि ऐसे टापू पर जहां इंसान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, वहां ये चर्च आया कैसे। लेकिन एलिसन को ये पता नहीं था कि भगवान हर जगह मौजूद होते हैं, बस हमें वे कभी कभी देर से नजर आते हैं। खैर, चर्च के करीब पहुंचने पर वह देखता है कि अंदर से एक नन झाड़ू लगाते हुए बाहर आ रही है। नन एलिसन को अपने सामने खड़ा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई दुश्मन है, लेकिन एलिसन कहता है, घबराओ मत, मैं जापानी सोल्जर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। इसके बाद नन शांत हो जाती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आने पर एलिसन को एक कब्र दिखाई देती है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद नन अपने बारे में कुछ बातें बताती है। वह कहती है कि उसका नाम एंजेला है। वह एक सिस्टर यानी नन है जो धर्म प्रचार का काम करती है। उसके लोग इस टापू पर कुछ लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ पहले से ही दुश्मन मौजूद हैं। इसी के चलते जापानी सैनिकों ने उन सभी को बंदी बना लिया। जब फादर जॉन को इस बारे में पता चला तो वे अपने लोगों के पास आने की जिद करने लगे, लेकिन उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई थी कि वे अकेले सफर नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं उनके साथ इस टापू पर आ गई। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पहुंचे तब तक वे लोग हमारे साथियों को यहाँ से ले जा चुके थे। उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। हमने तो ये भी सुना है कि कुछ लोगों को उन्होंने बेच दिया और बाकी लोगों को मार दिया। जब फादर को इन सारी बातों का पता चला तो वे खुद को संभाल नहीं पाए, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें दफनाया था और यह उन्हीं की कब्र है। तब से मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। सबको यही लगता है कि मैं भी मर चुकी हूँ। इसके बाद एलिसन अपने बारे में बताता है, मैं एक अमेरिकी मरीन सोल्जर हूँ। हमारे जहाज पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां से अपनी जान बचाकर एक लाइफ बोट के सहारे भाग निकला और आज मैं सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। एलिसन आगे कहता है, बाहर के हालात बहुत ही खराब हैं। किसी को किसी की जान की परवाह नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इस वीरान टापू पर खुद को इतने दिनों तक कैसे जिंदा रखा। ये सुनकर एंजेला हल्का सा मुस्कुरा देती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों खाने की तलाश में निकलते हैं। इसमें एलिसन उसकी मदद करता है। वह एक पेड़ पर चढ़कर कुछ नारियल तोड़ता है। इसी दौरान उसे वहां एक गुफा दिखाई देती है, लेकिन वह सोचता है कि उसके अंदर किसी और दिन जाएगा। तभी उनकी नजर समुद्र में तैर रहे एक कछुए पर पड़ती है। एलिसन किसी भी कीमत पर उस कछुए को पकड़ना चाहता था, क्योंकि वह बहुत भूखा था। इसलिए वह अपनी बोट में बैठ जाता है और एंजेला को भी बैठने के लिए कहता है। दोनों उस कछुए के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। एलिसन एक बार पानी में भी गिर जाता है। हालांकि काफी कोशिशों के बाद वह आखिरकार कछुए को पकड़ ही लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर उसे पकाकर खाने लगते हैं। इसी दौरान एलिसन बताता है कि जंग के दौरान उसने इसी लाइफ बोट के सहारे लगभग 300 मील का सफर तय किया था, लेकिन उसे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन ये जंग जरूर खत्म होगी। वह आगे बताता है कि वह एक अनाथ है। उसने अपने जीवन के 14 साल एक अनाथालय में बिताए हैं, लेकिन बाद में उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया ताकि वह अपने देश के लिए कुछ कर सके। ये सुनकर एंजेला भी बताती है कि वह भी उसकी तरह एक अनाथ है। वह हमेशा से ही भगवान के करीब रहना चाहती थी, इसलिए उसने नन बनना बेहतर समझा ताकि वह लोगों को सही रास्ता दिखा सके। एंजेला ये भी कहती है, मुझे इस काम से बहुत खुशी मिलती है। लेकिन एलिसन यहीं पर उससे हल्की फुल्की फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि एंजेला उसकी इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। तभी अचानक दोनों की नजर आसमान की ओर जाती है। उन्हें ऊपर कुछ दिखाई देता है। तभी उन्हें आसमान में कुछ दिखाई देता है।
वे जापानी फाइटर प्लेन होते हैं। अब इन्हें किसी भी तरह उनसे बचना है, वरना अगर वे दुश्मनों की नजर में आ गए तो जापानी सैनिक उन्हें मार डालेंगे। इसलिए एलिसन एंजेला को उस गुफा के बारे में बताता है जिसे उसने आज सुबह देखा था। वह कहता है कि अगर वे उस गुफा में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। दोनों भागते हुए उस गुफा में पहुंच जाते हैं और वहीं छिप जाते हैं। कुछ देर बाद जब एलिसन बाहर झांक कर देखता है तो दुश्मनों ने पूरे टापू को आग के हवाले कर दिया था। हर तरफ सिर्फ आग ही आग लगी हुई थी। उसी आग में वह चच भी जल जाता है, जिसे देखकर एंजेला बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वह एलिसन से कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भी मारे जाएंगे। इसी दौरान वे देखते हैं कि बहुत सारी जापानी बोटें टापू की तरफ आ रही हैं। शायद उन्हें भनक लग गई थी कि उनके अलावा भी इस टापू पर कोई रह रहा है। शाम होते होते अंधेरा छा जाता है। एलिसन चुपके से किनारे पर पहुंचता है और खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां से एक जापानी बोट गुजरती है। एलिसन तुरंत छिप जाता है और काफी देर तक वहीं छिपा रहता है, क्योंकि वे सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। अगर वह गुफा की तरफ लौटने की कोशिश करता तो वे उसे पकड़कर मार डालते। आखिरकार वह अपने पूरे शरीर पर काली मिट्टी लगा लेता है और चुपके से जापानी कैंप में घुस जाता है। वहां पहुंचकर वह खाने का कुछ सामान इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी कुछ सैनिक आकर वहीं बैठ जाते हैं। अब एलिसन पूरी तरह फंस चुका था, हालांकि वह बड़ी चतुराई से पूरी रात वहीं छिपा रहता है। उधर अगली सुबह जब एंजेला की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एलिसन रात भर वापस ही नहीं आया। उसे उसकी चिंता होने लगती है। इधर एलिसन एक एक करके काफी सारा खाना इकट्ठा कर लेता है। जब सैनिक वहां से चले जाते हैं तब वह सुरक्षित गुफा की ओर लौट जाता है, लेकिन तभी एंजेला को दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद जापानी सैनिकों ने एलिसन को मार दिया है। वह एक पत्थर पर सिर रखकर रोने लगती है। उसी समय एलिसन वापस आ जाता है। उसे देखकर एंजेला राहत की सांस लेती है, लेकिन एलिसन उसे डांटते हुए कहता है कि उसे कभी भी गुफा से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा खतरा है। वह उसे सलाह देता है कि अब किसी भी हालत में गुफा से बाहर न निकले। इसके बाद वह अपने साथ लाया हुआ सारा खाना उसे दिखाता है, लेकिन एंजेला अभी भी डरी हुई थी। वह एलिसन से कहती है, अगर तुम्हें बाहर जाना हो तो मुझे बताकर जाना, वरना मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बार बार बाहर निकल जाऊंगी। ये सुनकर एलिसन उससे वादा करता है, ठीक है, आगे से मैं हमेशा तुम्हें बताकर ही जाऊंगा। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अगले दिन एलिसन एंजेला के लिए एक लाल गुलाब लेकर आता है। वह एक बार फिर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, हालांकि उसका अंदाज काफी सहज था। एंजेला उस गुलाब को एक तोहफे के रूप में स्वीकार कर लेती है। कुछ देर बाद एलिसन उससे पूछता है, क्या तुम ये नन वाला जीवन छोड़ सकती हो? ये सुनकर एंजेला कहती है, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना होगा। मैं फिर से इस दुनियादारी में लौट सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने पर शायद भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हो सकता है कि मरने के बाद मेरी आत्मा हमेशा भटकती रहे। वह आगे बताती है, हमें नन बनने से पहले 5 साल का समय दिया जाता है, ताकि हम अच्छी तरह सोच समझकर फैसला कर सके कि हमें सच में नन बनना है या नहीं। मेरे 5 साल पूरे होने में अभी सिर्फ 1 महीना बाकी है। तभी अचानक उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एलिसन बाहर जाकर देखता है कि जापानी सैनिक वहां से जा रहे हैं। यह उन दोनों के लिए एक अच्छा संकेत था। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशी बांटते हैं। इसी मौके को सही समझकर एलिसन अपने दिल की बात एंजेला से कह देता है। वह कहता है, सुनो एंजेला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मेरी बात मान लो और मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारा हर पल ख्याल रखूंगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे पहली ही नजर में तुमसे प्यार हो गया था। प्लीज अगले महीने नन बनने का अपना फैसला बदल दो। ये सुनकर एंजेला अपने हाथ की सिल्वर रिंग दिखाते हुए कहती है, क्या तुम मेरे हाथ में यह अंगूठी देख रहे हो? ये सिल्वर की रिंग है। इसे हम तब पहनते हैं जब हम यीशु के सामने नन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं, और जब 5 साल बाद पूरी तरह नन बन जाते हैं तब हमें गोल्ड की रिंग पहनाई जाती है। यही हमारी परंपरा है और हमारी जिंदगी भी इसी सादगी के साथ गुजरती है। तुम मेरी बात समझो, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। मुझे नन बनकर हमेशा भगवान के करीब रहना है। ये सुनकर एलिसन बहुत उदास हो जाता है और चुपचाप जाकर समुद्र के किनारे खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद एंजेला वहां आती है। एलिसन उससे कहता है, शायद तुम्हारा फैसला ही सही है, क्योंकि मेरी जिंदगी का ज्यादातर समय बॉर्डर पर ही बीतेगा। ऐसे में तुम्हें कभी यह भी पता नहीं चल पाएगा कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर चुका हूँ। उसी रात दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी एलिसन के हाथ एक जापानी ड्रिंक लगती है।
वह उसे खोलता है और एंजेला को भी पीने के लिए देता है, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बाद एलिसन नशे में अनाप शनाप बातें करने लगता है। वह कहता है, क्या करोगी तुम नन बनकर? इससे बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर लो। इतना ही नहीं, वो उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है। एंजेला वहां से भागकर बाहर निकल जाती है और पूरी रात जंगल में ही गुजारती है। अगली सुबह जब एलिसन की आंख खुलती है तो उसे एंजेला कहीं दिखाई नहीं देती। वह घबराकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां एंजेला बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। वह तुरंत उसे उठाकर गुफा में ले आता है, लेकिन इसी बीच जापानी सैनिक एक बार फिर वापस आ चुके थे। एंजेला की हालत बहुत खराब थी और उसे गर्म कपड़ों की जरूरत थी। इसलिए एलिसन अपनी जान जोखिम में डालकर जापानी कैंप में पहुंच जाता है और वहां से गर्म कपड़े चुराने लगता है। लेकिन तभी एक जापानी सैनिक उसे देख लेता है। अब एलिसन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए मजबूरी में वह उस सैनिक को मार देता है। इसके बाद वह उसकी लाश को किनारे ले जाकर रेत में दफना देता है ताकि किसी को शक न हो। फिर वह गर्म कपड़े लेकर गुफा में लौटता है और एंजेला को पहना देता है। जब एंजेला को होश आता है तो खुद को उस हालत में देखकर वह हैरान रह जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर उसके कपड़े किसने बदले। तभी उसकी नजर सामने बैठे एलिसन पर पड़ती है। वह उसे सारी बात बताता है और कहता है, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मजबूरी में मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने पड़े। इसके साथ ही एलिसन उससे माफी भी मांगता है। वह कहता है कि उसने ऐसा किसी गलत इरादे से नहीं किया था। एंजेला उसकी बात समझ जाती है और उसे माफ कर देती है। कुछ देर बाद बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। एलिसन कहता है, मैं गलत था, वे लोग वापस आ गए हैं। जब दोनों बाहर आकर देखते हैं तो पूरे टापू के चारों तरफ आग लगी हुई होती है। जापानी सैनिकों को अपने साथी की लाश मिल चुकी थी और अब वे उसके कातिल की तलाश कर रहे थे। वह कातिल एलिसन ही था, क्योंकि उसी ने मजबूरी में उस सैनिक को मारा था। अब जापानी सैनिक किसी भी कीमत पर एलिसन को पकड़ना चाहते थे, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा। जब एलिसन ये सारी बात एंजेला को बताता है तो वह बहुत डर जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उधर एलिसन फैसला करता है कि वह खुद को दुश्मनों के हवाले कर देगा। उसे लगता है कि उसके सरेंडर करने से एंजेला की जान बच जाएगी, लेकिन एंजेला उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है। तभी बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। जापानी सैनिक उनकी गुप्त गुफा तक पहुंच चुके थे। वे चिल्लाकर कहते हैं, जो भी अंदर है बाहर आ जाओ और हमारे सामने सरेंडर कर दो, वरना हम इस पूरी गुफा को उड़ा देंगे। अब एलिसन के पास कोई जवाब नहीं था। वह गुफा के अंदर पीछे जाकर छिप जाता है, जबकि एंजेला भगवान से प्रार्थना करने लगती है। दोनों को लगता है कि शायद यही उनकी जिंदगी का आखिरी पल है। अचानक बाहर जोरदार बम धमाकों की आवाज आने लगती है। जापानी सैनिक घबराकर चिल्ला रहे होते हैं। एलिसन समझ जाता है कि अमेरिकी सैनिक वहां पहुंच चुके हैं। इसी वजह से जापानी सैनिक भाग रहे थे और हर तरफ बमबारी हो रही थी। कुछ समय बाद एलिसन को एहसास होता है कि अमेरिकी सैनिक जापानियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस सकते हैं और मारे जा सकते हैं। इसलिए वह फैसला करता है कि किसी भी कीमत पर उन बमों को निष्क्रिय करना होगा। वह बाहर निकलता है। चारों तरफ बम फट रहे होते हैं, लेकिन वह अपनी जान की परवाह किए बिना एक एक करके सभी बमों को डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। आखिर में वह उस मशीन को भी बंद कर देता है जिससे सारे बम नियंत्रित किए जा रहे थे। इस दौरान एलिसन खुद भी घायल हो जाता है, लेकिन वह कई अमेरिकी सैनिकों की जान बचा लेता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। एलिसन और एंजेला गुफा से बाहर आते हैं। एंजेला वहीं उसका इलाज करती है। इलाज के दौरान एलिसन कहता है, शायद अब हमारा अंत करीब है। हो सकता है कि हम दोबारा कभी न मिलें। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। एंजेला उसकी ओर देखकर कहती है, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगी, क्योंकि तुमने मुझे फिर से जीने की उम्मीद दी है। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। ये सुनकर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। उसी समय वहां अमेरिकी मरीन पहुंच जाते हैं। वे दोनों को सुरक्षित अपने साथ ले जाते हैं। इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी जरूर रह गई, लेकिन वे हमेशा के लिए एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे।